हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका सिद्धांत विद्या एसपी चैनल में। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम लोग सीटेट 2021 के लिए जो मैथ्स की प्रिपरेशन है वो कर रहे थे और जो मैथमेटिक्स की प्रैक्टिस सीरीज़ है उसको कंटिन्यू कर रहे हैं। तो हम जो है 4 सीरीज़ कंप्लीट कर चुके हैं। ये मेरी 5वीं सीरीज है और जिसने भी वीडियो को जो पेपर फर्स्ट सेकंड की तैयारी करना चाहता है सीटेट मैथ की, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि जो भी वीडियो अपलोड होती है वो सबसे पहले आप तक पहुंचे और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें। तो बढ़ते हैं, हम देख लेते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। इसमें जो है कुछ क्वालिटीज़ दी गई हैं और आपको एक संख्या बतानी है। देख लीजिए इसमें क्या लिखा है, मैं 2 अंकों की संख्या हूँ। तो इसमें से सारी की सारी 2 अंकों की संख्या है ऑप्शन में। अब क्या है, इसमें दहाई के स्थान पर जो अंक है वो इकाई के स्थान पर जो अंक है, ये दोनों जो है क्रमिक अभाज्य संख्या है। यानी कि जो नंबर दहाई के स्थान पर है और जो अंक इकाई के स्थान पर है वो दोनों क्रमिक अभाज्य संख्याएं हैं। क्रमिक अभाज्य संख्याएं का मतलब क्रम से अभाज्य संख्याएं। तो देखिए 5 और 7 क्रमिक अभाज्य संख्याएं हैं, 2 और 3 भी क्रमिक अभाज्य संख्याएं हैं और 3 और 5 भी क्रमिक अभाज्य। क्रम से मतलब एक के बाद एक अभाज्य संख्या है और वन अभाज्य संख्या ना तो अभाज्य संख्या है और ना ही भाज्य संख्या है, इसलिए हमारा ये ऑप्शन गलत होगा। फिर इसमें ये है, नेक्स्ट इसका ये है कि अंकों का योग 3 और 4 का गुणज है। 3 और 4 का गुणज का मतलब है कि इसके अंकों का योग 3 की टेबल में भी आता है और 4 की टेबल में भी आता है। तो देखिए यहाँ पे सी ऑप्शन क्या है, 5 और 3 8। 8 जो है वो 4 की टेबल में तो आता है लेकिन 3 की टेबल में नहीं आता है, इसलिए हमारा गलत हो जाएगा। 3 और 2 5। 5 जो है वो ना तो 4 की टेबल में आता है ना ही 3 की टेबल में आएगा, तो हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा क्योंकि 7 5 हो गया 12 और 12 जो है वो 3 की टेबल में भी आता है और 4 की टेबल में भी आता है। और इस जो इकाई के स्थान पर जो अंक है और इकाई के स्थान पर अंक है ये वाला 5 7 57, ये क्या है, ये क्रमिक अभाज्य संख्या है। 5 के बाद जो अभाज्य संख्या होती है वो 7 ही होती है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए, क्योंकि ये 2 अंकों की अभाज्य संख्या है। इकाई दहाई के स्थान का अंक, इकाई के स्थान का अंक क्रमिक अभाज्य संख्याएं भी हैं और ये 3 की टेबल में भी आता है और 4 की टेबल में भी आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो ये है वो ये है कि कुछ संख्याएं हमें दशमलव वाली दी गई हैं, इन्हें हमें आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। आरोही क्रम कहलाता है बढ़ता क्रम, इंग्लिश में बोले तो असेंडिंग ऑर्डर और इंक्रीजिंग ऑर्डर। तो ये जो संख्या है, ये जो संख्याएं हैं इनको हमें आरोही क्रम यानी कि बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करना है, बढ़ते क्रम में अरेंज करना है। बढ़ते क्रम का मतलब बढ़ाते जाना है, पहले छोटा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा। तो सबसे पहले हम देख लेंगे, इसमें सबसे छोटी संख्या 0.77 है हमें, और फिर तीसरे स्थान का नंबर बताना है तो 0.77 है। फिर इसके बाद हम लिखेंगे 7.007, इसके बाद हम लिखेंगे 7.007, इसके बाद हम लिखेंगे 7.07, इसके बाद हम लिखेंगे 0.707, फिर हम लिखेंगे 0.70। तो हमारा थर्ड नंबर पे क्या आ रहा है, 7.07। हमें बस थर्ड नंबर का बताना है। यहाँ पे सबसे छोटा हो गया, हमें बढ़ाते जाना है इसलिए हम लिखेंगे सबसे छोटा फिर उससे बड़ा 7.007, फिर उससे बड़ा ये 7.07। तो हमारा थर्ड नंबर पे क्या आ गया, ये आ गया, ये हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट देख लेंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो ये है कि 3 सही 1/4 kg मतलब 3 सही 1/4 किलोग्राम चीनी से हमें 1/16 किलोग्राम चीनी के कितने पैकेट बनाने हैं या कितने पैकेट बनाए जा सकते हैं। तो देख लीजिए क्या है कि सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इसको कर लेंगे मिक्स्ड फ्रैक्शन से, किसमें, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियोस देखी हुई हैं तो आपसे ये जरूर बनेगा। देखिए हम क्या करते हैं, जैसे कि यहाँ पे लिखा 3 सही 1/4, तो हम इसका यहाँ पे गुणा करेंगे और फिर यहाँ पे इसको प्लस कर देंगे, यानी कि 4 3 12 और 1 13 जोड़ देंगे तो 13/4 आ जाएगा। तो देखिए इसमें क्या करना है, चीनी के कितने पैकेट हैं हमें ये बताना है। तो देखिए जैसे अगर हमने लिखा कि 10 का नोट है, 10 के नोट में 2-2 के सिक्के कितने चेंज मिलेंगे। अगर हम किसी से 10 के नोट के बदले 2-2 के सिक्के लें तो वो हमें कितना करना है, कितने बन जाएंगे। तो हमें क्या करना पड़ता है, भाग देना पड़ता है, 2 पंचे 10। ऐसे ही हम क्या करेंगे, यहाँ पर भी हम भाग देंगे। जो 13/4 टोटल है
उसमें हम 1/16 का क्या देंगे, भाग देंगे। तो भाग देना जैसे कि मैंने आपको बताया ही हुआ है कि हम डायरेक्ट भाग नहीं देते हैं, हम क्या करते हैं 13/4 भाग को हम बदल लेते हैं गुणा में, तो ये संख्या भी उल्टी हो जाती है, क्योंकि भाग का उल्टा गुणा, तो ये संख्या भी उल्टी हो जाएगी। तो 4 चौको 16 और 13 चौके कितना हो जाएगा 64, सॉरी 13 चौको 52, 13 चौको 52 सही हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेंगे। नेक्स्ट है पाई चार्ट वाला क्वेश्चन। इसमें क्या बताया है, एक पाई चार्ट बताया गया है और पाई चार्ट का जो ये लाल भाग है ये इसमें ये कितना है 40 है। तो आप देख सकते हैं कि जो टोटल पूरा पाई चार्ट है उसका जो आधा भाग है ये वाला इतना आधा भाग ये क्या है 40 है। आधा क्या कहलाता है, ये 1/2, 1/2 भाग 40 है। तो हमने पूरा क्या मान लिया, चलो माना पूरा x है, ठीक है पूरा x है। x का जो 1/2 है वो कितना है 40 है। तो x बराबर कितना आ जाएगा, जो 2 यहाँ नीचे है जब हम इस तरफ ले जाएंगे तो ये 40 के गुणा में आ जाएगा। तो 40 दूनी 80, तो टोटल हमने x माना था और टोटल हमारा क्या निकला है 80। अब हम इस 80 का वाइट वाला पार्ट निकाल लेंगे जो कि है 1/8। तो 80 का 1/8 कितना निकलेगा, 8 एकम 8 और 0 10, इसका आंसर हो जाएगा 10। तो देखिए कैसे किया। सबसे पहले हमें क्या बताया गया कि जो रेड पार्ट है ना वो 1/2 है और वो 40 है। तो देखिए पूरा मान लिया x का जो 1/2 भाग है वो कितना है 40 है। तो हमारा पूरा x भाग कितना निकला है, जो यहाँ देखो ये यहाँ नीचे है ना भाग में, तो जब हम इसको इधर कन्वर्ट करेंगे ले जाएंगे तो ये गुणा में पहुँच जाएगा। तो कितना आ गया हमारा 80 आ गया। अब हमें 80 का क्या निकालना है, सफ़ेद भाग निकालना है। सफ़ेद भाग यहाँ पे 1/8 है, तो पूरे का सफ़ेद भाग 1/8 है। तो 8 एकम 8, 8 दाम 80, तो ये हमारा 10 क्या है सही ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट हम देख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 5वां, किन्हीं 2 पूर्ण संख्याओं का योग एक पूर्ण संख्या होता है। मतलब ये है कि यहाँ पे एक नियम दिया गया है, गुण दिया गया है पूर्ण संख्याओं का कि क्या पूर्ण संख्याओं का योग एक पूर्ण संख्या होता है। ये किस गुण को बताता है कि ये कौन सा गुण है। तो देखिए अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो देखी हुई है ये पूर्ण संख्याओं के गुणों वाली, तो आपको जरूर मालूम होगा अगर आपने रिवाइज की होगी तो देखिए किन्हीं 2 पूर्ण संख्या का योग एक पूर्ण संख्या ही होता है, ये कहलाता है समवरक गुण। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 5 क्रमागत संख्याओं का योग 20 है, तो प्रथम 3 क्रमागत संख्याओं का योग क्या होगा। तो देखिए हम क्या करेंगे, संख्या को मानेंगे। हमें संख्या तो मालूम नहीं है तो हम संख्या को x मान लेंगे। अब आप जैसे कि आपको मालूम है कि क्रम से संख्या कैसी होती है, क्रम से जो संख्या होती है वो होती है 1 2 3 4, मतलब एक एक जुड़ता जाता है। 11 12 13 22 23 24 54 55 56, मतलब एक एक जुड़ता है। तो हमने एक को मान लिया। अब हम बाकी संख्याओं में क्या कर देंगे, एक एक जोड़ देंगे। और इसमें x में एक जोड़ा, x + 1, x + 1 में जोड़ा, x + 2, x + 2 में एक जोड़ा, x + 3, x + 3 में एक जोड़ा, x + 4। हमने ये 5 संख्याएं ले ली जो कि क्रमागत हैं। अब इनका योग क्या है 20 है। अब हम इन सबको जोड़ देंगे। तो देखिए हम क्या करते हैं कि x को x में जोड़ेंगे और जो ये वाली संख्या है इसको हम इन संख्याओं में जोड़ेंगे। इनका टोटल कितना है 20 है। तो x कितनी हो गई 1 2 3 4 5, कितना हो गया 5x प्लस, देखिए 1 2 और 1 3, 3 और 3 6, 6 और 4 10, ये हो गया 10। तो इक्वल में इनका टोटल है 20। तो देखिए क्या है 5x प्लस 10 बराबर 20। अब हम इससे क्या निकालेंगे, x की वैल्यू निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, देखिए जो प्लस है वो इस तरफ जाकर माइनस हो जाएगा और जो यहाँ पे गुणा है वो इस तरफ जाकर बटे में हो जाएगा, यानी भाग में हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, जैसे कि 5x प्लस 10 है बराबर में 20 है, तो 5x बराबर क्या हो जाएगा 20 माइनस 10 हो जाएगा, यानी कि 5x बराबर हो जाएगा 10 और x बराबर हो जाएगा 10 के बटे में 5, क्योंकि ये गुणा में है तो यहाँ भाग में आ जाएगा। फिर 5 एकम 5 और 5 दूनी 10, यानी कि x बराबर कितना आ गया 2। अब हमारी देखो एक संख्या 2 आ गई,
तो देखिए एक संख्या 2 आ गई। अब क्रम से संख्या कैसी होती है, 2, इसके बाद क्या होगी 3, इसके बाद क्या होगी 4, ये क्रम से संख्या हो गई। बस अब हम इनको जोड़ देंगे। क्रमागत 3, प्रथम 3 क्रमागत चाहिए ना, तो 2 हमारा x का मान निकल गया। 2 के बाद आ जाएगी 3, 3 के बाद 4, तो 3 और 2 5, 5 4 9, 9 हमारा सही आंसर हो जाएगा। हमने क्या किया, 5 क्रमागत संख्याओं का योग 20 है, हमने 5 क्रमागत संख्याएं मानी, x मान लिया, फिर हम एक एक जोड़ते गए, x + 1, x + 2, x + 3 और x + 4। इन सभी का क्या हो गया मान 20 हो गया। अब हम क्या करेंगे, x x x x इनको जोड़ देंगे, ये कितने हो गए 5x, और 1 2 3 4 इनको जोड़ देंगे, ये हो गए 10। बस इस इक्वेशन को हमने सॉल्व किया था, ये प्लस था माइनस हो गया था, ये भाग में था, ये गुणा में था, ये भाग में चला गया था, तो x का मान क्या आ गया था 2। अब एक क्रमागत संख्या हमें 2 मिल गई। अब इसके बाद क्रम से बतानी है 3 संख्याएं, तो देखिए 2 3 और 4, तो 3 और 2 5 और 5 4 9, 9 हमारा सही आंसर हो गया। नेक्स्ट हम देख लेंगे, हमें ये बताना है कि 18 सही 3/4 में कितने चतुर्थांश हैं। चतुर्थांश कहलाता है 1/4, यानी कि जैसे ये पार्ट है, इसको हमने, ये पूरा भाग है, इसको हमने 1/4 यानी कि 4 भागों में डिवाइड किया, तो ये जो है ये क्या कहलाएगा 1/4 कहलाएगा। तो इसमें कितने 1/4 हैं हमें ये मालूम करना है। तो देखिए क्या करेंगे, पहले इस मिक्स्ड फ्रैक्शन को बदलेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। तो आपको मैंने अभी बताया हुआ था कि कैसे बदलते हैं, इसका इसमें करते हैं गुणा, फिर यहाँ पे प्लस, यानी कि 18 चौके 72 और 3 75/4। अब इसमें कितने 1/4 हैं, तो हमें ऐसा करने के लिए क्या करना पड़ता है, भाग देना पड़ता है कि इसमें कितने 1/4 हैं। तो 1/4 का भाग देंगे, जैसा कि बताया हुआ है मैंने आप लोगों को कि डायरेक्ट भाग नहीं देते हैं, भाग को हम बदल देंगे गुणा में, तो ये संख्या भी उलट जाएगी। 4/1, 1 का कुछ मतलब नहीं होता, 4 से 4 कट गया, 75 हमारा सही आंसर आ गया। हमने क्या किया, इसको बदल लिया इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में, जो कि निकली थी 75/4। 75/4 में कितने चतुर्थांश मतलब 1/4 कितने हैं, तो भाग देंगे। 1/4 का भाग दिया, 75/4, भाग क्या हो जाएगा गुणा में पलट जाएगा, तो ये संख्या भी पलट जाएगी, 4 से 4 कट जाएगा, 75 हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए क्या है। एक स्कूल में आधे छात्र बैडमिंटन खेलते हैं, 1/4 छात्र वॉलीबॉल खेलते हैं, 1/8 छात्र टेनिस खेलते हैं, 1/16 छात्र शतरंज खेलते हैं और बाकी तैराकी के लिए जाते हैं। यदि वॉलीबॉल खेलने वाले छात्रों की संख्या 160 हो तो कितने छात्र शतरंज खेलते हैं। तो देखिए हमें सिर्फ ये देखना है कि हमें क्या दिया गया है, बाकी इतनी सारी भाषा हमारे लिए कंफ्यूज करने के लिए दी गई है। हमें सिर्फ ये देखना है कि हमें दिया क्या गया। हमें दिया गया है वॉलीबॉल खेलने वाले छात्रों की संख्या 160। तो देखिए सबसे पहले हम मान लेंगे कि पूरी जो छात्रों की संख्या है वो x है, टोटल x है, जिनमें से 1/4 छात्र क्या खेल रहे हैं वॉलीबॉल, और वो उनकी संख्या कितनी है 160। मतलब x का जो 1/4 भाग है वो कितना है 160 है। तो x बराबर जब हम निकालेंगे तो ये यहाँ पे नीचे है, इसलिए ये कहाँ पहुँच जाएगा, ऊपर पहुँच जाएगा। तो 160 ये गुणा में हो जाएगा यहाँ पे, तो 16 चौके 64 और 0, तो 640 आ जाएगा। अब हमें क्या मिल गया, टोटल मिल गया। टोटल कितना है 640। अब हमें क्या पता करना है कि कितने छात्र शतरंज खेल रहे हैं। तो शतरंज कितने खेल रहा है 1/16, तो हम 640 का 1/16 भाग निकाल लेंगे। तो 16 एकम 16, 16 चौके 64 और 0, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 40। हमने क्या किया, कोई स्कूल है उसने टोटल छात्र हमने सोच लिए, माना कि हमने टोटल छात्र कितने हैं x हैं। अब टोटल छात्र तो x हैं, तो उनका जो 1/4 छात्र हैं वो वॉलीबॉल खेल रहे हैं। हमने वॉलीबॉल का इसलिए लिखा क्योंकि हमें वॉलीबॉल की संख्या दी गई है। तो यानी कि x का जो 1/4 मान है वो कितना है 160 है। तो x बराबर हमने कितना निकाल लिया, यहाँ गुणा हो जाएगा 640, टोटल मिल गया हमें 640। अब हमें निकालने हैं शतरंज खेलने वाले, तो 640 का शतरंज कितने के लोग खेल रहा है 1/16 भाग खेल रहा है, तो 16 चौके 64 और 0, तो 40 हमारा सही आंसर हो जाएगा। आगे देख लेंगे 9वां क्वेश्चन। 9वां क्वेश्चन देख लीजिए क्या है, एक बीकर के 3/7 भाग में पानी है
और बाकी का जो ऊपर भरने के लिए बचा हुआ है उसमें 16 लीटर पानी बचे, 16 लीटर पानी उसमें भरने वाला है। तो देखो माना कि एक ये जो पूरा बीकर है, माना कि इसमें x पानी बनने वाला है, टोटल इसमें x पानी बनेगा। देखिए अब जो देखिए यहाँ पे ये कितना भाग, 3/7 भाग है ये, और ये वाला जो भाग है वो कितना होगा, जितना भी होगा उसमें 16 लीटर पानी बनेगा। तो हम क्या करेंगे, जो टोटल x हमने मान लिया, जब हम इसमें से इस 3/7 को घटा देंगे तो हमें ये वाला भाग मिल जाएगा। चलिए हम घटा देते हैं। टोटल हमारा x माना हमने, इसमें से हम भरे हुए भाग घटा देंगे। तो देखिए कैसे घटेगा, इसका डायरेक्ट इसमें गुणा हो जाएगा। तो देखिए 7x माइनस 3/7, 7 में से 7x माइनस 3x, हमने 3x माना था इसको, 3x, ठीक है, 3x/7, 7x में से 3x गया, कितना बचा, 4x/7। देखिए अगर आपको ऐसे नहीं करना है, आप ऐसे भी कर सकती हो कि माना कि एक भाग है पूरा, उसमें से 3/7 भाग में पानी भरा हुआ है, तो एक में से आप 3/7 घटाओगे तो 7 का यहाँ पे गुणा हो जाएगा। तो 7 एकम 7 माइनस 3/7, तो 7 में से 3 गया, 4/7, मतलब 4/7 बचा हुआ है। अब हमने क्या माना कि 3/7 भाग में तो पानी है, लेकिन 4/7 भाग में कितना पानी बनने वाला है, 16 लीटर पानी बनने वाला है। तो देखिए टोटल पानी बनेगा x, तो x में जो 4/7 भाग होगा वो कितना होगा, 16 होगा। अब हम टोटल निकाल लेंगे, ये जो है ये उस तरफ पहुंचेंगे तो उल्टे हो जाएंगे, 16 ऊपर आ जाएगा 7 और नीचे आ जाएगा 4, तो 4 एकम 4, 4 चौको 16, तो टोटल पानी कितना बनने वाला है, 7 चौको 28। देखिए क्या हुआ कि मैंने अभी आपको बीकर बनाया था, ये पूरा एक बीकर है, ये भाग 3/7 है। अब हमें ये भाग निकालना है, तो माना कि पूरा एक है, पूरे एक में से हम 3/7 घटा देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 4/7। अब जो ये 4/7 है इसमें बनने वाला है 16 लीटर पानी, पूरा पानी कितना, x। अब इसमें से जो 4/7 भाग है उसमें बनेगा 16 लीटर पानी, तो पूरा पानी कैसे बनेगा, इसको इस तरफ लाएंगे तो 7 ऊपर पहुंचेगा, 4 नीचे, 4 चौको 16 और 7 चौको 28। नेक्स्ट देख लेंगे हम लोग 10th क्वेश्चन। 10th क्वेश्चन ये है कि यहाँ पे कुछ संख्याओं के अवरोही क्रम दिए गए हैं। अवरोही यानी कि घटता क्रम, अभी जो ऊपर था वो आरोही था, वो कहलाता है बढ़ता क्रम, जिसमें हम क्या करते हैं, छोटी संख्या से बड़ी संख्या, पहले छोटी फिर उससे बड़ी फिर उससे बड़ी फिर उससे बड़ी, इसमें हम लेंगे अवरोही क्रम। अवरोही क्रम का मतलब होता है बढ़ता घटता क्रम, पहले बड़ी फिर उससे छोटी फिर उससे छोटी। इसको हम ऐसे चेक नहीं करेंगे एक एक, इसको हम ऐसे चेक करेंगे जिससे हमारा क्लासिफिकेशन होता जाएगा। तो देखिए इसमें 30.5, हमें यहाँ पे क्या चाहिए, सबसे बड़ी चाहिए 30.5, यहाँ पे 3.05, यहाँ पे 30.5, यहाँ पे 30.5, तो ये वाला हमारा गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ बड़ी है, यहाँ बड़ी है, यहाँ बड़ी है, यहाँ छोटी है, तो बी ऑप्शन हमारा गलत हो गया। अब हम इसको चेक नहीं करेंगे, अब हम दूसरे वाले को चेक करेंगे। यहाँ है 3.05, यहाँ पे है 3.005, यहाँ पे 3.50 और यहाँ पे 3.50। ये तो हमें चेक करना ही नहीं था, हमने ये देखा ये छोटा है, यहाँ पे 3.50 है और यहाँ पे 0.5 है। देखो 0 छोटा है, 5 बड़ा है पहले, तो ये वाला भी कट गया। तो देखिए ए ऑप्शन कट गया, बी ऑप्शन कट गया। अब हम करेंगे ये चेक, यहाँ पे 3.055 है, तो देखिए ये तो हमें चेक करनी नहीं है, हमें ये दोनों चेक करने हैं। तो ये देखो यहाँ पे 3.055 है और यहाँ पे 3.05 है, ये वाला बड़ा है, इसलिए हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आया आपको समझ में? यहाँ देखो सी ऑप्शन क्या है, ये सबसे बड़ा, फिर ये उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, तो ये हमारा सही आंसर हो गया। अब देख लीजिए यहाँ पे एक जो संख्या दी गई है वो ये है, यहाँ पे बताया गया है कि मैं कौन सी संख्या हूं जो 2 अंकों की सम संख्या हूं। तो आप लोग को देख लिए ऑप्शन में देख के आपको मालूम चल रहा होगा कि इससे हम कुछ मालूम नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे सारी संख्याएं क्या हैं, सम संख्याएं हैं। लेकिन अगला देख लेंगे, मैं 3, 4, 6 का सार्वगुणज हूँ। सार्वगुणज का मतलब है कि मैं 3 से भी डिवाइड होती हूँ, 4 से भी डिवाइड होती हूँ और 6 से भी डिवाइड होती हूँ। चलिए हम ये चेक कर लेते हैं। तो 3 और 6 36, ये 3 से भी डिवाइड होता है, 4 से भी डिवाइड होता है और 6 से भी डिवाइड हो जाता है। 48, ये भी 3 से भी डिवाइड होता है, 4 से भी डिवाइड होता है, 6 से भी डिवाइड होता है। 56 जो है वो 3 से डिवाइड नहीं होता है क्योंकि 6, 5, 11,
11 3 से डिवाइड नहीं होता है, तो 56 हमारा आंसर नहीं होगा। 24 इन तीनों से डिवाइड होता है। तो यहाँ पे हमने ये क्लासिफिकेशन कर लिया कि जो सी नंबर ऑप्शन है वो हमारा आंसर नहीं होगा। अब हम देखेंगे कि मेरे कुल 9 गुणनखंड है, तो हमें ये पता करना है कि इन संख्याओं में से 9 गुणनखंड किसके हैं। 36 को चेक करेंगे। 36 को चेक करने के लिए गुणनखंड का मतलब है कि इस 36 में किस किस के भाग जाएंगे। तो देखिए 36 में सबसे पहले हम क्या करेंगे, भाग देंगे। तो देखिए 1 का तो जाता ही है, 2 का दे लेंगे, 2 का जाता है। देखिए 1 में 36 के गुणनखंड मतलब इसमें किस किस का भाग जाता है। तो देखिए 36 है ना, तो इसमें देखिए 1 का जाता है, 2 का भी जाता है, 3 का भी जाता है, 4 का भी जाता है, 5 का नहीं जाता, 6 का भी जाता है, 7 का नहीं जाता, 8 का नहीं जाता, 9 का जाता है, और कितने का जाता है, 12 का जाता है। 12 के अलावा और किसका जाता है, तो देख लेंगे कि इसमें मेरे कुल 9 गुणनखंड है। इसमें क्या हुआ कि देखिए 1 का जाता है 36 में भाग, 2 का भी 36 को हम चेक कर रहे हैं, 1 का भाग जाता है, 2 का भाग जाता है, 3 का भी जाता है, इसमें 4 का भी जाता है, 5 का नहीं जाता, 6 का जाता है, 7 का नहीं जाता, 8 का नहीं जाता, 9 का जाता है, 10 11 12 का जाता है, और 18 का जाता है, और 36 का खुद का जाता है। ये कितने होगा, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो इस देख लीजिए इसके 9 गुणनखंड हैं, तो यही हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। मतलब देखिए मैं 2 अंकों की सम संख्या हूँ, 3 4 6 का सार गुणज हूँ, और मेरे कुल 9 गुणनखंड है। तो 36 जो है सम संख्या भी है, 3 4 6 का गुणज भी है, और मेरे कुल 9 गुणनखंड, इसके 9 गुणनखंड भी हैं, 1 2 3 4 6 9 12 18 36। तो ये हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेंगे 12वां क्वेश्चन। एक संख्या 100 के आधे से छोटी है। 100 का आधा क्या कहलाता है, 50। एक संख्या 50 से छोटी है, तो ये ऑप्शन में सारी संख्याएं ही 50 से छोटी हैं। इस और 4 दहाई और 5 दहाई के बीच में है। 4 दहाई मतलब 40 और 5 दहाई मतलब 50, तो 40 और 50 के बीच में है। फिर इसके इकाई का अंक दहाई के अंक से 1 कम है, और इसकी संख्या के अंकों का योग 7 है। तो हम 40 से 50 तक में ऐसी संख्या देखेंगे जिसके अंकों का योग 7 है। तो देख लेंगे 41 42 43। 43 देखेंगे तो 4 और 3 7, अंकों का योग 7 है, और जो इकाई का अंक है वो दहाई से 1 कम है। तो 43 जो है हमें संख्या मिल गई। अब हमें यहाँ क्या करना है, तो अंकों का गुणनफल कितना होगा। तो 4 गुणे 3 कितना हो जाएगा, 12। हमें क्या करना था, संख्या तो निकालनी थी, लेकिन आंसर हमारा संख्या नहीं होता, आंसर हमारा होता संख्या के जो अंक थे उनका गुणनफल। तो हमने क्या निकाला कि संख्या 40 और 50 के बीच में है। 4 दहाई यानी कि 40, 5 दहाई यानी कि 50, मतलब वो 40 से 50 के बीच में है, और उसके अंकों का योग 7 है, और इकाई का अंक दहाई के अंक से 1 कम है। तो 43 7 भी है इसके अंकों का योग, और 3 जो है इकाई का अंक वो 4 दहाई के अंक से कम है। तो इसका गुणनफल क्या हो जाएगा, 4 3 12। नेक्स्ट देख लेंगे 13 क्वेश्चन। इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, और मैं आपको इस टाइप के काफ़ी क्वेश्चन करा चुकी हूँ। तो देखिए क्या करना है कि ये संख्या यदि 3 से विभाजित है तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पर सबसे बड़ा अंक कौन होगा। तो देखिए 3 से विभाजिता के नियम आपको मालूम ही होंगे। 3 से विभाजिता के नियम क्या होते हैं कि जब हम इन सभी संख्याओं को जोड़ेंगे तो वो जो योगफल आएगा वो 3 से विभाजित होना चाहिए। तो चलिए हम इनको जोड़ते हैं। 5 + 1 + 3 + 2 + 4 + 1 + 6 + क्वेश्चन मार्क। तो 5 और 1 6, 6 और 3 9, 9 और 2 11, 11 और 4 15, 15 और 1 16, 16 और 6 22। अब 22 जो है 3 के टेबल में तो आता नहीं है। अब 22 में हम कौन सा बड़ा अंक जोड़ें कि वो 3 से डिविजिबल हो जाए। तो देखिए 22 में अगर 9 जोड़ेंगे तो 31 हो जाएगा। तो 31 तो 3 से विभाजित 9 होता नहीं है। तो 22 में हम 8 जोड़ देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, 8, क्योंकि अगर 22 में हम 8 जोड़ेंगे तो संख्या 3 से विभाजित
हो जाएगी। क्या करना है, यहाँ पे कितना आया था 22 आया था जोड़, लेकिन हमें कोई ऐसा अंक जोड़ना है जिससे ये संख्या 3 से विभाजित हो जाए। तो 22 में अगर हम 8 जोड़ देंगे जो 30 है वो 3 से डिवाइड हो जाएगा। आगे देख लेंगे हम, ये वाला भी 9 का जो विभाज्यता का नियम है वो भी यही है। यदि संख्या के अंकों का योग 9 से विभाजित हो जाएगा तो वो संख्या भी 9 से विभाजित हो जाएगी। तो देखिए 2 + 3 + 4 प्लस यहाँ पे ये स्टार प्लस 5, क्या करेंगे हम लोग, इनको जोड़ेंगे। 3 2 5 4 9 9 5 14, 14 प्लस स्टार, मतलब 14 में ऐसा क्या जोड़ें कि संख्या 9 से विभाजित हो जाए। तो 14 में 1 जोड़ेंगे 15, नहीं होगी 9 से विभाजित। 14 में 3 जोड़ेंगे 17, नहीं होगी 9 से विभाजित। 14 में 4 जोड़ेंगे 18, 9 एकम 9 9 दूनी 18, हो जाएगी ना डिविजिबल। तो इसका सही आंसर होगा कि 14 में हम क्या जोड़ेंगे, x की जगह पे 4 जोड़ेंगे, तो 4 हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 25 से विभाजित है। तो देखिए अगर आपने हमारी प्रीवियस वीडियो देखी है तो उसमें मैंने आपको 25 का डिविजिबिलिटी रूल बताया हुआ है। 5 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है कि अंत में 5 या 0 होना चाहिए, और 25 का जो विभाज्यता का नियम है वो ये है कि अंत के जो 2 अंक हैं अगर वो 25 से विभाजित हो जाएंगे तो पूरी संख्या 25 से विभाजित हो जाएगी। तो देखिए 55 25 से विभाजित नहीं होता है, 85 25 से डिवाइड नहीं होता है, 90 25 से डिवाइड नहीं होता है। तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा 7150, क्योंकि इसके जो लास्ट के 2 अंक हैं ये 25 से डिवाइड हैं। 25 से कम 25, 25 दूनी 50, तो ये पूरी संख्या भी 25 से विभाजित हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे, निम्नलिखित में से संख्याओं को किन संख्याओं का क्रम सही है। तो देखिए मैंने आपको बताया हुआ है कि ये जो जिस तरफ ये बंद हो जाता है ये कहलाता है छोटा है, और जिस तरफ ये खुलता है ये कहलाता है बड़ा है। मतलब जो इस तरफ जो संख्याएं हैं ये छोटी हैं, और अगर ये वाली जो संख्याएं हैं अगर इस तरफ से इस तरफ जाएं तो ये बढ़ रही है, ये बड़ी है, ये बड़ी है, ये छोटी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी। दिख रहा है, देखो ये छोटी है, ये उससे बड़ी है, ये उससे बड़ी है, ये उससे बड़ी है। हमें ये मालूम करना है कि इसमें से कौन सा जो संख्याओं का क्रम है वो सही है इसमें। तो देखिए यहाँ पे लिखा है 0, फिर लिखा है माइनस वाली संख्या, जो कि ऐसा नहीं होता है। क्यों? क्योंकि देखिए 0 सबसे छोटी संख्या नहीं होती है, 0 से छोटी संख्याएं भी होती हैं जो माइनस में होती हैं। देखिए जैसे नंबर लाइन होती है ना, यहाँ होती है 0, अब देखिए यहाँ +1, यहाँ +2, यहाँ +3, ऐसे 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 इन्फिनिटी तक जाएगी। इस तरफ जाएंगे तो -1, -2, -3, ये इन्फिनिटी तक। मतलब माइनस में जितनी बड़ी संख्या होगी वो उतनी छोटी होगी। आया आपको समझ में कि 0 से छोटी संख्याएं भी होती हैं वो माइनस में होती हैं, और जितनी माइनस की जो संख्या जितनी बड़ी होगी वो उतनी छोटी होगी। तो देखिए 0 वाला तो हमारा सही नहीं होगा, क्योंकि जो माइनस की संख्या है वो 0 से छोटी होती हैं। देखिए -100 और -500 ये गलत है, क्योंकि -500 -100 से छोटा है। देखिए वैसे तो क्या होता है कि 500 बड़ा होता है, 100 छोटा होता है। ठीक है, 500 क्या हुआ, बड़ा हुआ 100 से, लेकिन अगर माइनस लग जाएगा तो माइनस का 500 छोटा हो जाएगा माइनस के 100 से, इसलिए सबसे छोटा हो जाएगा माइनस का 500, फिर माइनस का 100, फिर 0 और प्लस का 100। तो ये वाला ऑप्शन हमारा सही होगा। नेक्स्ट देख लेंगे, 63,606 में 6 के स्थानीय मानों का योगफल। तो देखिए स्थानीय मान के काफ़ी क्वेश्चन मैंने करा दिए हैं, तो हो सकता है आपसे बनने भी लगे होंगे, डाउट हो तो आप पूछ लेना। देख लेंगे हम 63,606 में 3 बार 6 है, तीनों बार 6 का अलग अलग स्थानीय मान है, हमें उनका योगफल निकालना है। तो हम स्थानीय मान कैसे निकालते हैं, हमने लिखा 6, अब 1 2 3 4, तो 1 2 3 4, इसका हो गया 60,000। अब ये वाले 6 का, इसके बाद है 2 अंक, तो इसका हो जाएगा 600, और इसका इकाई के स्थान पर 6 ही रहेगा। तो हमने क्या निकाला, 63,606 में इस 6 का स्थानीय मान निकला, इसके बाद 1 2 3 4 जीरो हैं तो 4 जीरो, इस वाले के बाद 2 जीरो हैं तो इस वाले के बाद 2 जीरो, और इस वाले के बाद एक भी संख्या नहीं है, इसलिए 6। कैसे निकालते हैं स्थानीय मान,
संख्या लिखी, उसके बाद जितने भी डिजिट होंगे उतने जीरो लगा देंगे। तो 6 0 6 0 6 मतलब हमारा सही आंसर हो जाएगा ये। नेक्स्ट देख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो ये है, संख्या 35,362 में 5 के स्थानीय मान तथा इसके अंकित मान में अंतर जब हम निकालते हैं तो माइनस करते हैं। तो देखिए 35,362, तो स्थानीय मान आपको अभी बताया कि संख्या के बाद जितने डिजिट होंगे उतने जीरो लगा देंगे। तो 5, इसके बाद 3 डिजिट हैं तो 3 जीरो, और फेस वैल्यू यानी कि अंकित मान या स्थानीय मान कहलाता है वही का वही नंबर, मतलब उसका फेस। तो किसी भी संख्या का जातीय मान, अंकित मान या फेस वैल्यू वही संख्या होती है। तो 5 का स्थानीय मान यहाँ पे हो जाएगा 5000 और इसकी जो फेस वैल्यू हो जाएगी वो 5। अब हम इसमें से इस 5 को घटा देंगे तो यहाँ पे 10 में से 5 जाएगा 5, यहाँ बचेगा 9, यहाँ बचेगा 4। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ये। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो और आप ऐसे ही हमारे साथ सीटेट फर्स्ट पेपर एंड सेकंड पेपर की तैयारी करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।